नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल पेपर थोड़ा अच्छा पेपर दिया सेकंड गेट साइंस, और पेपर के बारे में अपन बात करते हैं। और आप उम्मीद है आपका पेपर अच्छा गया होगा। बायो भी अच्छी दी थी। फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन जो है वो ग्रेजुएशन लेवल के पूछ लिए गए थे, कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन सभी के लिए टफ ही थे। तो अपन बात करने वाले हैं आज। सबसे पहले बायो है, तो बायो के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य या नेशनल जो उद्यान है राजस्थान में अपने राज्य पक्षी के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य पक्षी आप जानते हो कौन होता है? तो राज्य पक्षी हमारा गोडावण आता है। और गोडावण की अगर हम बात करें तो हमने कहा यहाँ पर कौन आएगा? डेजर्ट नेशनल पार्क, जो कि हमारा जोधपुर और बाड़मेर को मिला के बनता है। हम उसी की बात करते हैं। चलिए अगर बात करते हैं, चलिए भाई, बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग की बात करते हैं। अगले सवाल की बात करते हैं, जैसलमेर की बात करते हैं। तो टॉडगढ़ आएगा हमारा आंसर क्या? चलिए, तो हमने कहा आएगा, फर्स्ट वाला आएगा। अब बात करते हैं कि बाइल जूस जो होता है, पित्त रस जो होता है, जो कि लीवर के द्वारा सिक्रेट होता है, अगर हम उसकी बात करें तो पित्त रस के अंदर क्या क्या होते हैं? तो आप जानते हो बाइल सॉल्ट तो होते हैं, पित्त लवण, पित्त वर्णक भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो एंजाइम जो है वो वहां पर नहीं मिलते हैं। एंजाइम वहां देखने को नहीं मिलते हैं। तो हमने कहा कि एंजाइम का कोई भी अंश जो है वो पित्त में अब्सेंट रहता है। इसलिए हमने कहा कि फर्स्ट और सेकंड तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल, पित्त वर्णक और कौन आते हैं? फास्फोलिपिड जो है वो आते हैं हमारे। चलिए बात करते हैं आगे अगले वाले क्वेश्चन की, कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन सा कथन जो है वो क्या है आपके? गलत है कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है हमारी। प्लास्टिड के अंदर भी देखने को मिलता है हमारे। आंतरिक और बाहरी झिल्लियों में एंजाइमों का एक समान समुच्चय नहीं होता है, बात सही है। आंतरिक झिल्ली के कई अंतःवलन बनाती है, और अंतःवलन आप जानते हो, उन अंतःवलन को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में एटीएस राइबोसोम होते हैं? नहीं होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों के अंदर एटीएस की जगह हमने कहा कौन से आते हैं? 70s राइबोसोम जो है वो आते हैं हमारे। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं हम। आगे के लिए मैं आपको बुलाना चाहूंगा जयपाल सर को। तो जयपाल सर आगे आपके साथ बायो की डिस्कस करेंगे, मैं आपकी फिजिक्स के लिए आऊंगा लेकर। तो चलिए बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं। जयपाल सर आपका स्वागत है। जल्दी से फटाफट आप आंसर लगवा दीजिए, चौथे पांचवे छठे जितने भी क्वेश्चन है हमारे। गुड इवनिंग सर। जैसा कि पेपर हम जिस प्रकार से मैंने क्लास के अंदर बताया था, क्लास हमारी ऑफलाइन थी, तो वहाँ मैंने बताया था कि कर्नल केसरी सिंह ने पहले ही कह दिया था कि हम पेपर इस लेवल का बनाएंगे कि कोचिंग वाला कोई भी किसी भी कोचिंग से या किसी भी नोट से नहीं आएंगे, आपको ऑथेंटिक बुक पढ़नी पड़ेगी। तो उसी बात के ऊपर अडिग रहे हैं। और तो ये अगला क्वेश्चन पूछा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल के बारे में इन्होंने पूछा है। अब उसमें आप देखो, पहला ऑप्शन दिया हुआ है झिल्ली के पार अभिगमन है तो सक्रिय गमन। तो ये तो एकदम गलत बात है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्टर के साथ साथ में पैसिव की भी आवश्यकता होती है। दूसरा फॉस्फोलिपिड, ये पूछा हुआ कि जो उसके लिपिड पाए जाते हैं वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के, इससे पूछा केवल नहीं, उसके अंदर सेचुरेटेड फैटी एसिड भी होते हैं। तो मैं इसका आपको सीधा आंसर बताऊंगा ये। जैसे अब देखो, एक क्वेश्चन यहाँ अपन थोड़े कंफ्यूज होते हैं। आरबीसी के अंदर 50% प्रोटीन होता है और 50% लिपिड होता है, लेकिन इसने पूछा है कि वसा से कम होती है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। तो अब जो डी ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल वाला, इसने थोड़ा कंफ्यूजन किया है, क्योंकि ये प्लांट सेल के अंदर और बैक्टीरिया सेल में एब्सेंट होता है, इसलिए उसका आंसर हो जाएगा आपके ए बी सी डी वाला, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन इसमें है 5 नंबर 1। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है इसने फैमिली के बारे में, उन्होंने सीधा पूछा है 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था और इसके इन्फ्लोरेसेंस को मिलाना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आप इसको मिला देना, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल इकोलॉजी का पूछा है, ये तो आप सभी को आता है, ये इसका उल्टा है। लेकिन यहाँ पे पूछ रखा है कि सीवेज को उसके में ट्रीटमेंट के अंदर ऑटोट्रोपिक माइक्रोब काम नहीं आते, हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब काम आते हैं। इस कैंसर का जो राइट आंसर होगा वो आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोनों कथन असत्य है, क्योंकि यहाँ तो आएगा हेट्रोट्रोपिक और यहाँ आ जाएगा ये इसका उल्टा दिया हुआ, तो यहाँ कम नहीं होगी, ये जल प्रदूषण ज्यादा होगा यहाँ। फिर अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, दोनों ऑप्शन गलत है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, दोनों ऑप्शन गलत है, क्योंकि उच्च जो उसकी सक्रिय ऊर्जा होती है वो हमेशा कम होनी चाहिए, तब वो रिएक्शन मतलब स्पीड में होगी। और दूसरा पूछ रखा है कि एंथैल्पी कम नहीं होती है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। तो दोनों ऑप्शन गलत है, दोनों कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका।
अब ये क्वेश्चन वापस सिंपल पूछा इन्होंने कि पानी किधर जाएगा, ए सेल से बी सेल में जाएगा या बी से सी में। इसने क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि पानी ए से बी में जा रहा है तो क्या होगा। तो आपको पता होगा कि अगर पानी ए से बी में जा रहा है तो वाटर, और इसने एक ऑप्शन दे रखा है वाटर पोटेंशियल के बारे में, ये इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। कोशिका ए में बी की तुलना में ज्यादा जल विभव होगा। हम पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर कि वाटर हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है 9 नंबर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आता है एसए नोड आता है, फिर एवी नोड आता है, फिर हिंज के बंडल आते हैं और पुनकिंजे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी इवोल्यूशन का क्वेश्चन है कि भेड़िया और जो तस्मिनाई भेड़िया होता है वो जो इवोल्यूशन के अंदर उसका राइट हो जाएगा अनुकुलनी विकिरण, ये भी एनसीईआरटी का है। अब अगले क्वेश्चन के लिए मैं बुलाऊंगा नरेश सर को, आपको वो सॉल्व कराएंगे। देखो क्लोनिंग वाहक की जब कभी बात आती है, क्लोनिंग वाहक के अंदर ओ आर आई स्थल जो होता है ना, जो कि हमारा ओरिजिन स्थल होता है, कि कौन से पढ़कर सही विकल्प का आपको क्या करना है, यहाँ पे चुनाव करना है कि ओ आर आई के अनुक्रम है जहां से प्रतिलिपिकरण यानी रेप्लिकेशन जो होता है वो क्या होता है, प्रारंभ होता है। ओ आर आई एक अनुक्रम है जो संबंध डीएनए के कॉपी नंबर को नियंत्रित करने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो हमने कहा केवल ए वाला सही है, बी वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, थर्ड जाएगा। बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ड्यूटेरोस्टोमिया में क्या होता है। ड्यूटेरोस्टोमिया के अंदर क्या पाया जाता है, टार्नेरिया लार्वा होता है या विदलन जो होता है, क्लीवेज जो होता है वो सर्पिल और क्या होता है, निर्धारित होता है, बाइपिनेरिया लार्वा होता है। हमने कहा कि आप यह जानते हो कि टार्नेरिया लार्वा जो है वो भी होता है। बाइपिनेरिया लार्वा की बात करें तो हमने कहा यहां पर राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, ए और सी क्या जाएगा, दोनों जाएगा। जब बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में पुनर्विभेदन की बात करें यानी रीडिफरेंशिएशन जो होता है वो पादपों के अंदर है। तो हमने कहा किसका निर्माण, हमने कहा पादपों में पुनर्विभेदन का उदाहरण नहीं है। तो फैलोजन का जो निर्माण है वो पुनर्विभेदन का उदाहरण नहीं जाता है हमारा। जब बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक इकोसिस्टम में एक जाति एक से अधिक पोषक स्तर धारित कर सकती है। और अगर अपन बात करें 14 क्वेश्चन की, और पोषक स्तर पारितंत्र में कार्यात्मक स्तर को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ए और आर की बात करें तो हमने कहा ए और आर जो है वो क्या जाएगा, दोनों ही क्या जाएंगे, हमारे क्या जाएंगे, राइट आंसर जाएंगे। चलिए 14 के बाद अपन बात करते हैं 15 क्वेश्चन की। 15 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 15 प्रकाश अभिक्रिया के संदर्भ में। देखो प्रकाश अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, दो तरह की रिएक्शन आती है हमारी फोटोसिंथेसिस में। आप जानते हो लाइट रिएक्शन के संदर्भ में गलत कथन का जो है वो क्या करना है, चुनाव करना है कि प्रकाश अभिक्रिया के दौरान निर्मित NaDH का उपयोग अप्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान CO2 को अपचयित करने के लिए किया जाता है। तो हमने कहा ये कथन तो क्या है हमारा, सही है। अगर हम बात करें क्लोरोफिल ए की, अगर बात करें कि क्लोरोफिल ए एकमात्र ऐसा वर्णक है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके, हमने कहा गलत कथन जो है वो क्या करना है, चुनाव करना है। अच्छा गलत कथन का चुनाव करना है तो हमने कहा क्या आ जाएगा, ए जाएगा। चलिए बात करते हैं 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन क्या कहता है, विदलन के बारे में असत्य कथन जो है, क्लीवेज के बारे में। चूहे में सतही अंशभंजी विदलन जो है, देखो असत्य कथन है, थोड़ा ध्यान रखना, अभी कंफ्यूजन हो गया राइट और रॉन्ग के अंदर। गलत कथन है सतही अंशभंजी विदलन। प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिकाओं की वृद्धि होती है, तो आप जानते हो, सही बात है। मेंढक में पूर्णभंजी विदलन होता है, तीव्र डीएनए प्रतिकृति और बिना वृद्धि के कोशिका विभाजन होना, ये क्या है, विदलन होता है। बिल्कुल बिना कोशिका के आकार में वृद्धि की हुई कोशिका की संख्या में वृद्धि होना, तो गलत कथन हमारा क्या जाएगा, 16 का ए। 17 की बात करें, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथनों का क्या करना है, चुनाव करना है कि वायरस अकोशिकीय अविकल्पी अंतः कोशिकीय परजीवी होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ए सेलुलर अविकल्पी अंतः कोशिकीय और पैरासाइट होते ही होते हैं। ओके, अगर अपन बात करें कि हमने कहा कि वायरस जो है विरियन एक संक्रामक वायरस कण होता है, बिल्कुल
प्रोटीन संक्रामक कण प्रियोन होते हैं, जैसे विरियोन होते हैं हमारे। विषाणु एक एकल रज्जुक वर्तुलाकार आरएनए होते हैं। देखो अगर आप बात करें वायरॉइड की बात करें, इस सिंगल स्ट्रैंड सर्कुलर आरएनए यानी एसएस आरएनए जो होता है, सेम एज एचआईवी वायरस की बात करें तो सेम उसी में ऐसा ही मिलता है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, राइट है। वायरस और विरियोन शब्दों का इस्तेमाल वायरोलॉजी में एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है, तो हमने कहा बिल्कुल सही बात है। तो हमने कहा यहाँ राइट आंसर क्या जाएगा, ये जाएगा। 17 के बाद अपन बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। कॉलम ए कॉलम 2 की बात करते हैं। आपको पादप समूह दिए गया है, विशिष्ट विशेषता दी गई है। कौन सा कथन जो है, हिपेटोकॉप्सिडा की बात करें तो हिपेटोकॉप्सिडा के अंदर हमने कहा क्या जाएगा, तो आप जानते हो हिपेटोकॉप्सिडा के अंदर राइजोइड्स युक्त थैलोइड या पत्तीदार गैमेटोफाइट पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। एंथोसिरोप्टोप्सिडा की बात करें, बी की बात करें तो अगर हम बात करें तो वहां पर क्या होता है, बीजाणुद्विद में आधारीय विभज्योतकी क्षेत्र जो होता है, बेसल मेरिस्टेमेटिक रीजन जो है वो प्रेजेंट रहता है। जब बात करें ब्रायोप्सिडा की, और ब्रायोप्सिडा की अगर हम बात करें तो बीजाणुद्विद में क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। और अगर बात करें टेराप्सिडा की तो कि वास्तविक जड़ें और तना और पत्तियां क्या होती है उपज, ये सारे के सारे ब्रायोफाइटा जो है उसका हमने कहा क्लासिफिकेशन से सवाल था, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, ए जाएगा। अगले सवाल की बात करें 19 सवाल, टर्नर सिंड्रोम। अरे बहुत सिंपल सा सवाल है, टर्नर सिंड्रोम डिजीज वाले चैप्टर से आता है। आप जानते हो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, 44 प्लस क्या आता है, हमने कहा एक्स नॉट आता है। वहां टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या रहता है, एक एक्स गुणसूत्र, यानी ये बंध्य महिलाएं होती है कि 45 गुणसूत्र में एक्सओ की स्थिति होती है। टोटल देखो 44 प्लस एक्स कितने हो गए, 45, और एक्सओ की स्थिति होती है, बिल्कुल सही बात है। एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र तो हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में पाया जाता है, एक अतिरिक्त वाई गुणसूत्र हमारा सुपर मेल में पाया जाता है। ओके ओके, चलिए बात करते हैं 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन की। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि टैक पॉलीमरेज ताप स्थिर है और इसमें प्रूफ रीडिंग क्रिया का, देखो टैक पॉलीमरेज पीसीआर टेक्नोलॉजी, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया जो है वहां से मिलता है। तो हमने कहा पहला वाला कथन जो है वो क्या है, सही है। टैक पॉलीमरेज में 3 से 5 एक्सोन्यूक्लियस क्रिया होती है। हमने कहा 3 से 5 जो होती है एक्सोन्यूक्लियस क्रिया होती है। जल्दी से 20 का आंसर बता सकते हो आप फटाफट, जल्दी से थंब करके, जल्दी से क्या जाएगा हमारा, तो हमने कहा ए तो है हमारा सही है और आर हमारा क्या हो गया, यहां पे गलत हो गया। चलिए आगे 21 से 30 तक आपको जयपाल सर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, तो चलो बिल्कुल। अब शायद इसके बाद सर फिजिक्स केमिस्ट्री के है। अब आप सीधे आ जाओ 51 पे आ जाओ। डायरेक्ट 50। पेपर का लेवल इतना भी टफ नहीं था जितना हम लोग इसको बना रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू भी थे इसके अनुसार और मैक्सिमम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। ये लो 51 क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। पूछ रखा है कि जो सिग्मोइड वृद्धि होती है, जो एस शेप का जो कर्व होता है, उसमें 3 फेज होती है, उसके अंदर सबसे अधिक जो ग्रोथ होती है किस फेज में होती है, तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा जो लोग प्रावस्था होती है वो इसका सही हो जाएगा, लोग फेज हो जाएगा, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है, जो मेल का जो लाख होता है, जो लेक नर लाख जो होता है, जो कीट लाख के श्रावण में मुख्य रूप से भाग नहीं लेता है। ये कह रहा है कि जब लाख का निर्माण होता है तो जो मेल जो लाख होता है वो उसमें पूरी तरीके से भाग नहीं लेता है। उसमें नीचे कारण दिया क्यों नहीं लेता है, तो उसके 2 कारण होते हैं, उसमें से एक कारण दे रखा है कि नर का जीवन काल छोटा होता है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि, इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। दोनों ए और आर सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण है क्योंकि उसका जीवन काल छोटा होता है। ये क्वेश्चन वापस रीट वाला क्वेश्चन आ गया, मैं नहीं कर रहा हूं तो ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना। हाइपोथैलेमस इसका आंसर हो जाएगा। ये लो, ये वापस पीवाईक्यू पूछा है। ट्राइकोसिस्ट जो होता है वो इसके रक्षा तथा मतलब उसके डिफेंस के अंदर काम आता है और उसके एंकरिंग के अंदर काम आता है। किसी अदर सतह से उसको अगर चिपकना है तो वहां पे काम आता है वो। अगला क्वेश्चन इसने पूछ रखा है केंचुए के अंदर 55, केंचुआ जो आपका अर्थोरम एक पूरा अलग से टॉपिक दे रखा है सेकंड ग्रेड के अंदर, तो इसका राइट हो जाएगा जो इंटेग्यूमेंट्री जो नेफ्रीडिया होता है वो फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया कहलाते हैं, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड था। इसने पूछ रखा था कि जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं उसके अंदर अगर आप उसके नाइट को ब्रेक करते हो तो उसकी फ्लोरिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, शॉर्ट डे प्लांट के अंदर अगर आप उसकी नाइट को ब्रेक कर रहे हो तो उसके अंदर फ्लावर नहीं होंगे, मतलब फ्लावर इनहिबिट हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा इनहिबिटिंग फ्लोरिंग या पुष्पन को बाधित करना। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है,
सीधा पूछा है कि घास का मैदान इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये सभी के सभी घास के मैदान है, केवल एक तो टेगा है, एक बायो में, तो टेगा इसके अंदर नहीं आएगा। अब ये क्वेश्चन मैंने सीधा क्लास में लिखा रखा, मैं अगर ये समझ में नहीं आया तो इसके ये आप रेशो याद कर लेना, इसके रेशो याद कर लेना। तो अब ये आप देख लेना इसमें क्या समझाऊं। 58 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। वापस क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। लीवरवर्ट और मॉस के लिम्ब लक्षणों पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन को, दोनों में बीजाणु भी धरे होते नहीं होते हैं, दोनों के अंदर स्पोरोफाइट ग्रीन नहीं होते हैं, क्योंकि लीवरवर्ट का स्पोरोफाइट ग्रीन नहीं होता है, लेकिन मॉस का स्पोरोफाइट ग्रीन होता है। दूसरा है दोनों में इलेटर्स पाए जाते हैं। हाँ ये बात सही है कि लीवरवर्ट के अंदर इलेटर पाए जाते हैं, लेकिन वापस मोसेस के अंदर इलेटर, मतलब कुछ के अंदर सीडुलेटर भी होते हैं वापस। अगला है दोनों में गेमेटोफाइट ग्रीन होता है। यस ये बात सही है, क्योंकि गेमेटोफाइट डोमिनेट होता है, वही उनको भोजन देता है, ये ग्रीन होता है और पीडी एकांतरण पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी और डी, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, ये वापस बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा जो पाइनस होता है वो एक लिंगी होता है, मोनोइसियस होता है, और उसके अंदर एनिमोफिली टाइप का पॉलिनेशन होता है, मतलब वायु परागण पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका राइट हो जाएगा। और एक अगला क्वेश्चन है, ये आपके सेल डिवीजन से आया, मैंने क्लास में बताया था, ये दो याद कर लेना। तो जाइगोटिन के अंदर होती है सिनेप्सिस और डिप्लोटिन के अंदर पाई जाती है आपके काइजमेटा। ये क्वेश्चन नेट का है, सेकंड ग्रेड लेवल का नहीं है ना फर्स्ट ग्रेड का है। आप काफी अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा अगर हम ये लोग मतलब अमूमन एनसीईआरटी वहां नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसका फ्लोएम अगर किसी ने थोड़ा सोचा है सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक पाथवे के अंदर, तो इसका राइट आंसर, हमें पता है कि सिम्प्लास्टिक के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा काम आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडेस्माटा, इसमें काम आ जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, रेशम कीट में कौन सा रोग, ये रेशम मतलब जो सेरिकल्चर संबंधित है, बाकी सब सही है। यहाँ पर ये जो पॉलीहेड्रिक्स है ये कवक से नहीं होकर ये वायरस से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर ये इसके बाद फिजिक्स आएगी मेरे हिसाब से। हाँ। फिर ये अगला क्वेश्चन इसने पूछ रखा है कि सिट्रस और मैंगो के अंदर पॉली एम्ब्रियो पाई जाती है। पॉली एम्ब्रियो का मतलब होता है एक से अधिक एम्ब्रियो का बनना एक ओवेरी के अंदर या एक जाइगोट से। इसने कारण दिया है कि सिट्रस और मैंगो के अंदर जो न्यूक्लियस की सेल होती है उसके अंदर वहां से अनफर्टिलाइज सेल से जाके पॉली एम्ब्रियो बनती है। तो इसका ये कथन भी सही है, कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा आपके दोनों कथन सत्य है। ये क्वेश्चन वापस फैमिली का आ गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अरंडी जो आपको पता है यूफोरबिएसी से है, गोस्पियम यानी कपास मालवेसी से है, निकोटिन आपको पता सोलेनेसी से आता है, और जो मिलेट होता है, मिलेट आपकी ये पोएसी का हो जाएगा, और यहाँ लेग्यूम आ गया है। चारे से हम लोग यहाँ कंफ्यूज हुए क्योंकि चारा पोएसी के अंदर आता है, मैक्सिमम ग्रास इसमें आती है, लेकिन लेग्यूम आ गया सीधा हो जाएगा फेबेसी के अंदर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जब आप इसको मिलाओगे तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। हाँ ये क्वेश्चन वापस अच्छा आया। मैंने क्लास में बताया था कि अगर आप रोड के लेफ्ट साइड चलोगे तो ठीक रहेगा, अगर आप राइट साइड चलोगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, और वहां पर हीमोग्लोबिन का जो कर्व होता है वो राइट साइड में एक्सेप्ट होता है, क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है वहां पे। तो इसका ये तो बात सही है कि हाइड्रोजन आयन की अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी ब्लड के अंदर तो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से डिसोसिएशन ज्यादा होगा, कर्व राइट साइड में शिफ्ट होगा। लेकिन यहाँ पर यह कथन गलत है कि सोल्ट की, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर सोल्ट को बीच में लेके आ गए। यहाँ सोल्ट का मतलब है अपन पढ़ते हैं बोहर इफेक्ट पढ़ते हैं और हैम्बर्ग फिनोनिमा पढ़ते हैं क्लोराइड आयन के लिए, वो यहाँ से लिया गया है। तो इसका आपके राइट हो जाएगा। कथन 1 तो सही है लेकिन कथन दूसरा गलत है, उस हिसाब से आप देख लेना। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। ये लो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन, पीवाईक्यू कम से कम 50 बार आ गया एग्जाम के अंदर, हमेशा आता था वो निकोट। मैक्सिमम एग्जाम में उसने ये पूछा, निक्टेंथस का पूछा है, लेकिन इस बार पूछा है कि मज्जा बंडल। मज्जा बंडल का मतलब होता है, वेस्कुलर बंडल हमेशा पित्त के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पूछा है मेडुलरी बंडल। इसका मतलब ये है कि जो वेस्कुलर बंडल है वो कॉर्टेक्स के अंदर पाए जा रहे हैं। तो कॉर्टेक्स के अंदर सीधा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा बोरेविया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया। ये क्वेश्चन वापस सीएसआर नेट के बी लेवल का मान लो, बाकी ये एलएन से भी कवर हो रहा है। तो C4 पौधों के लिए निम्न कथनों विचार कीजिए। इसमें उच्च जल उपयोग दक्षता होती है, ये बात सही है कि वाटर की यूज करने की एफिशिएंसी इनकी अच्छी होती है। अगला है कि उच्च तापमान पर, ये बात भी सही है कि C3 पादपों से ये हाई टेम्परेचर पर काम कर सकते हैं। अगला, ये लवण के प्रति सहनशील, इनमें कम होती नहीं, इनमें अधिक होती है।
इनकी उत्पादकता, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी कहाँ आ रहे हैं आपकी, वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन है शायद बायोलॉजी का। कौन सा पुष्प सूत्र एस्टेरिजी कुल का है? तो क्लास का सीधा राज मैंने कहा था पेपस आना चाहिए। पेपस के बाद में ध्यान रखना ओवेरी इसमें हमेशा इंफीरियर आएगी। अब अगर याद है तो मैंने बताया था कि रे फ्लोरेट और डिस्फ्लोरेट, रे फ्लोरेट हमेशा जो होते हैं वो डायोसियस होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। डिस्फ्लोरेट हमेशा बाइसेक्सुअल होगा, मेल और फीमेल एक ही फूल के अंदर होंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एडिनिन। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया का क्वेश्चन है। अब आगे के क्वेश्चन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर नरेश पालीवाल सर को, आप आइए और ये सॉल्व कराइए। चलो 71 से स्टार्ट करते हैं। कौन सा एंजाइम बैक्टीरिया के डीएनए को उसके स्वयं के रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों द्वारा विखंडन से जो है वो बचाता है? तो हमने कहा कौन सा आता है, डीएनए मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम जो होता है वो बचाता है। हम बात करते हैं 72 आधुनिक साइक्लोस्टोम्स को सम्मिलित किया गया है। तो अगर हम बात करें कि किस में सम्मिलित किया गया है, तो यूकॉर्डेटा, क्रेनिएटा और एग्नेथा के अंदर क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। 73 की बात करें, ईटीएस में कॉम्प्लेक्स 2 सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस की भूमिका का सही वर्णन कौन करता है? 73 की अगर हम बात करें तो 73 में अगर हम बात करें तो FADH2 को ऑक्सीकृत करने का काम जो होता है वो हमने कहा कौन करता है, हमारा ETH2 में कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है वो करता है। चलिए आगे अपन बात करते हैं 74 टेरिटोलॉजी किससे संबंधित आती है? तो टेरिटोलॉजी आप जानते हो जन्मजात विकृतियां जो होती है वो हमारी टेरिटोलॉजी से संबंधित आती है। 75 ट्रांसजेनिक जंतु बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से वायरस क्लोनिंग वाहक के रूप में काम में नहीं लिए जाते हैं? काम में नहीं लिए जाते हैं तो आप जानते हो कौन से आते हैं, जेमिनी वायरस जो होते हैं वो हमने कहा क्या आते हैं, नहीं आते हैं। चलिए 76 की बात करें कि नवंबर 2024 में COP29 कहां पर हुआ था? तो COP29 जो है वो हमने कहा कहां हुआ था, अजरबैजान के अंदर, बाकू के अंदर हुआ था। 77 की बात करें तो 77 के अंदर हम अगर बात करें तो क्या आएगा कि पौधों में जिंक की न्यूनता शिखाग्र प्रमुखता को क्या करती है, हमने कहा क्या करती है, कम करती है। बिल्कुल सही बात है, जिंक की न्यूनता ट्रिप्टोफैन की उपलब्धता को प्रभावित करती है, जिसके कारण शिखाग्र की प्रमुखता जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमने कहा यहां क्या जाएगा, 2 जाएगा। 78 की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं केवल आर्थ्रोपोडा के अंदर जो है वो पाई जाती है? तो आप जानते हो आर्थ्रोपोडा के अंदर साइजोसिलोम, द्विपार्श्वमिति, प्रोटोस्टोमिया और काइटिन युक्त बाह्य कंकाल जो है वो पाया जाता है, हमने कहा इनमें। 79 की बात करें, अपरा का वह प्रकार जिसमें गर्भाशयी उपकला व गर्भाशयी संयोजी ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा कोरियोनिक उपकला मात्रक रक्तवाहिका की एंडोथीलियम से संपर्कित रहती है, वो अपरा का प्रकार हमारा कौन सा कहलाता है? एंडोथीलियो कोरियल प्लेसेंटा जो है वो जाता है। चलिए बात करते हैं, जब राइबोसोम mRNA से में समापन कोडोन से मिलता है तो अनुवादन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा समापन कोडोन से जो है वो जुड़ता है? तो हमने कहा आरओ फैक्टर जो होता है वो हमारा क्या करता है, जुड़ता है। चलो फिजिक्स के क्वेश्चन आगे है तो मैं चलो फिजिक्स के ही ले लेता हूं कि अगर हम बात करें कि जब एक समान पतली छड़ है जिसकी लंबाई जो है वो क्या दे दी गई है, जिसकी लंबाई L है, द्रव्यमान m1 है, त्रिज्या a है, द्रव्यमान m2 की एक समान चकती छड़ के सिरे B पर इस प्रकार जुड़ी हुई है कि चकती और छड़ दोनों एक ही क्या है, तो हमने कहा एक ही तल में है। तो चकती के केंद्र की संयोजन के द्रव्यमान केंद्र से क्या करो, दूरी ज्ञात करो। अगर एक समान छड़ है तो इसका द्रव्यमान केंद्र आप जानते हो कहां पर होगा, L/2 पर होगा। अगर हम चकती का द्रव्यमान केंद्र यहां माने तो अगर हम एक्सियम की पोजीशन ज्ञात करें तो हम क्या लिखते हैं, m1 x1 प्लस m2 क्या आ जाता है, x2 अपॉन क्या आएगा, m1 प्लस क्या आएगा, m2। अब देखो अगर हम छड़ के लिए ज्ञात करें ना तो देखो छड़ का द्रव्यमान कितना है, m1 दे दिया, इसके लिए कितना आ जाएगा, m इंटू L/2 प्लस क्या आ जाएगा चकती के लिए, तो m2 इंटू क्या आ जाएगा 0, क्योंकि मैंने वहीं पर पोजीशन ले ली, अपॉन में क्या आ जाएगा m1 प्लस क्या आ जाएगा m2। तो बोलो एक्सीएम बराबर क्या आ जाएगा, m ऊपर तो आ जाएगा हमारा m और L, नीचे आ जाएगा 2 और अपॉन में क्या आएगा m1 प्लस क्या आएगा m2, यानी L इंटू m अपॉन 2 m1 प्लस m2। तो हमारा राइट आंसर यहां पर क्या चला जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट जाएगा। यहां पे बात करते हैं आगे, हमने कहा
कि अगर बात करें कि 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम पानी की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि की गणना करनी है, यानी डेल्टा यू का मान क्या करना है, हमने कहा क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो, अगर अपन बात करें 100 डिग्री सेल्सियस पर आंतरिक ऊर्जा में गणना करें जब इसे समान ताप पर 100 किलो पास्कल पर भाप में परिवर्तित, देखो अवस्था परिवर्तन हो रहा है तो गलन की गुप्त उष्मा आ जाएगी। तो अपने कहा कि डेल्टा क्यू की बात करें तो हमने कहा डेल्टा क्यू बराबर किसके आ जाएगा, एम इंटू क्या आ जाएगा, एल। तो बोलो पानी कितना है, 1 किलोग्राम पानी के लिए उष्मा कितनी दे रखी है, 2.25 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा, 6। तो ये तो आ गया डेल्टा क्यू हमारा। अब इसने बोला है समान ताप पर पानी और भाप का घनत्व दे रखा है, तो देखो रो दिया है, रो बराबर m अपॉन v से आप क्या ज्ञात कर लोगे, आयतन। तो पानी का आयतन भी ज्ञात कर लोगे और भाप का आयतन भी ज्ञात कर लोगे, रो बराबर mv से। तो आपके पास क्या आ जाएगा कि अपन उष्मा गतिकी का पहला नियम लगाएंगे, डेल्टा यू प्लस क्या आता है, डब्ल्यू। तो डेल्टा यू बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू माइनस क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। तो डेल्टा क्यू का मान तो 2.25 इंटू 10 की घात क्या आ जाएगा, 6, माइनस पानी प्रेशर, डब्ल्यू मतलब होता है पी डेल्टा वी, पी का मान कितना दे रखा है, 100 किलो पास्कल। तो मैं यहां ले सकता हूं 10 की घात 5, दोनों क्या आ जाएगा, डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब है पानी के आयतन में से किसका आयतन माइनस कर दोगे, लिक्विड के में से गैस का माइनस कर दोगे। तो अब कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास किसका मान आ जाएगा, डेल्टा यू का मान जो है वो आ जाएगा। चलिए आगे अपन बात करते हैं अगले सवाल की। तो हमने कहा यहाँ राइट आंसर जो जाएगा वो हमारा क्या जाएगा, 2.08 इंटू 10 की पावर क्या जाएगा, 6 जाएगा। मैं केवल आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, पूरा एकदम डिटेल में सॉल्यूशन कभी और अपन डिस्कस करेंगे। ये बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं इसके अंदर। एक दो उष्मा भंडारों के मध्य कार्यकारी कारणों इंजन की दक्षता 1/3 है। गर्म भंडार का ताप 99 है, 99 के अंदर 273 ऐड कर देना तो क्या आ जाएगा, 372 केल्विन में आ जाएगा, क्योंकि केल्विन के अंदर होता है टेम्परेचर। ईटा बराबर क्या आता है, ईटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन क्या आता है, T1। शुरुआत में दक्षता कितनी दे रखी है, 1/3, 1/3 बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1। T1 का मान कितना दे रखा है, 372, क्योंकि 99 डिग्री सेल्सियस है तो 372 केल्विन आ जाएगा। 1 को इधर ले जाऊं तो देखो T2 अपॉन 372 बराबर 1 प्लस क्या आ जाएगा, तो सॉरी हमने कहा 1 माइनस क्या आ जाएगा, 1/3, तो कितना आ जाएगा, 2/3। इससे आप T2 का मान निकाल लोगे। अब ये T2 का मान हमारे पास आ जाएगा जब आप ये कैलकुलेशन कंप्लीट कर लोगे तो हमारा आ जाएगा। अब दूसरा क्या कह रहा है कि यदि ठंडे भंडार का ताप थीटा से बढ़ा दिया जाए तो दक्षता 1/6 हो जाती है। तो बोलो 1/6 बराबर किसके आ जाएगा, 1 माइनस T2 में क्या ऐड कर दो, थीटा, और T1 का मान तो उसने चेंज ही नहीं किया है तो T1 का मान अभी भी कितना रहेगा, 372 रहेगा। अब T2 का मान जो आप यहां से निकालोगे वो पुट कर देना तो थीटा का मान आएगा, और थीटा का मान यहां कितना आ जाएगा, 62 क्या आएगा, केल्विन आएगा। ओके चलिए बात करते हैं आगे, 83 के बाद 84 की बात करते हैं। देखो ये 84 ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है। अगर 84 की बात करें तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा वो कितना जाएगा, 84 के अंदर आंसर जाएगा हमारा 2n प्लस 3/2 h, और क्या जाएगा हमारा रो के अंदर जाएगा। चलिए आगे वाले ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन अपन करेंगे नहीं इसकी। 85 की बात करें तो 85 के अंदर आंसर नंबर क्या जाएगा, 85 में हमारा आंसर नंबर 2 जाएगा। 86 की बात करें, 86 जो है एक धारामापी कुंडली का कंपन काल है, इसका आंसर हमारा क्या जाएगा, तो 86 का हमने कहा क्या जाएगा, 3 जाएगा। 87 की बात करें तो 87 का आंसर हमारा कितना जाएगा, 2n प्लस क्या जाएगा, 1 जाएगा। चलिए बात करते हैं 88 की। 88 का आंसर हमारा क्या जाएगा, 45 डिग्री जाएगा। अभी मैं केवल आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे सीधा सीधा। 89 की बात करें तो 89 का आंसर हमारा जो जाएगा वो क्या जाएगा, हमने कहा क्या जाएगा, सेकंड जाएगा। 90 की बात करें तो 90 वाला क्वेश्चन कौन सा है, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दे दी। ये तो बहुत सिंपल सवाल था, आप यहां से डायरेक्ट कर सकते हो कि डी ब्रोगली का जो है ना नियम है, लेमडा बराबर क्या आता है, h अपॉन पी। अगर दोनों की तरंगदैर्घ्य समान है तो दोनों का संवेग यानी मोमेंटम भी क्या होगा, समान होगा। तो हमने कहा यहाँ 90 का थर्ड जाएगा आंसर। चलिए 91 की बात करें तो 91 का आंसर क्या जाएगा, तो 91 की अगर हम बात करें तो 91 का आंसर हमारा क्या जाएगा, 4 जाएगा। 92 की बात करें तो 92 का हमारा आंसर क्या जाएगा, 1 जाएगा। ठीक है 93 की बात करें तो 93 में देखो कूलाम का नियम, कूलाम का नियम स्थिर आवेशों में मान्य होता है, जब आवेश स्थिर है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं जाएगा।
कूलाम का नियम तभी मान्य होता है जब आवेशों के बीच की दूरी नाभिक के आकार से कम होती है। नहीं, वो दूरी पर डिपेंड नहीं करेगा, दूरी अगर नाभिक से कम भी है ज्यादा भी है तो भी हमने कहा चलेगा। तो ए और सी तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 94 की बात करें, 94 की अगर हम बात करें तो 94 का आंसर नंबर हमारा क्या जाएगा, थर्ड जाएगा। चलिए 95 का आंसर नंबर हमारा क्या जाएगा, हमने कहा 95 का भी क्या जाएगा, हमारा थर्ड जाएगा। 96 केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के आंसर की, चलिए 96 के अलावा फिजिक्स के पहले ले लेते हैं हम। 96 के बाद अगर हम बात करें फिजिक्स का, हमारा आंसर जो जाएगा फिजिक्स का देख लो, रेडियोधर्मिता के लिए अभिकथन की अगर हम बात करें और कारण को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, पढ़ना है कि 50 दिनों की अर्ध आयु वाले 10⁸ अविघटित रेडियोधर्मी नाभिकों की रेडियोधर्मिता 60 दिनों की अर्ध आयु वाले इसके बराबर होती है। देखो ए बराबर आप क्या लिखते हो, लेमडा इंटू क्या लिखते हो, एन, और लेमडा बराबर आप जानते हो 0.693 अपॉन क्या आता है, टी हाफ आता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो ए बराबर क्या आ जाएगा, एन इंटू 0.693 अपॉन क्या आएगा, टी हाफ। अगर देखो n का मान 10⁸ रखोगे और t हाफ का मान 50 रखोगे तो a का मान ज्ञात कर लेना। फिर दूसरी कंडीशन है कि t हाफ का मान 60 रख दो और n का मान इतना रख देना, तो भी दोनों बार a की वैल्यू क्या आएगी, समान। यानी हमने कहा रेडियोधर्मिता दोनों की क्या आती है, बराबर। तो हमारा कारण जो कथन है वो तो क्या हो जाएगा, सही। कारण है रेडियोधर्मिता अर्धायु के समानुपाती होती है, नहीं, रेडियोधर्मिता अर्धायु के समानुपाती नहीं होती है, रेडियोधर्मिता अर्धायु के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमने कहा यहां हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, तो इस कारण तो हमारा क्या हो गया, गलत। तो हमने कहा कि कथन सत्य है, कारण जो है वो हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। चलिए 102 की बात करें, 102 यंग के डबल स्लिट की अगर हम बात करें तो देखो इसके आंसर में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ आ रही है, बट जो मेरे अकॉर्डिंग है वो मैं बता सकता हूं, बाकी आरपीएससी बताएगी। 420 नैनोमीटर और 500 नैनोमीटर के बीच में आ जाएगा हमारा। चलिए 103 की बात करें तो 103 में तो बहुत सिंपल है, यहां देखो कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है कि आप जानते हो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई जो होती है थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा के होती है। तो आप क्या लिखोगे, θ1 अपॉन θ2 बराबर क्या आएगा, λ1 अपॉन क्या आएगा, λ2। ये कह रहा है कि शुरुआत में 600 एंगस्ट्रॉन्ग है, इसका मान 600 एंगस्ट्रॉन्ग रख देना, 6000 एंगस्ट्रॉन्ग है, सॉरी। तो जब इसे स्लिट को एक अन्य तरंग दैर्ध्य से प्रकाशित किया जाता है तो कोणीय चौड़ाई 30% घट जाती है। इसका मतलब पहले अगर थीटा है तो दूसरी 70% रहेगी, यानी 0.7 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 6000 अपॉन λ2। तो आंसर निकाल देना, 4200 क्या आएगा हमारा, एंगस्ट्रॉन्ग आएगा यहाँ पे। चलिए अगर 103 के बाद 104 की बात करें, 104 की अगर हम बात करें तो 3 सकेंद्रित धात्विक गोले हैं, ऐसे गोले दिए गए हैं, तीनों के लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर है। तो देखो सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A। सिग्मा अगर सेम दे दिया है तो Q समानुपाती किसके हो जाएगा, एरिया के हो जाएगा। ठीक है, अब देखो गड़बड़ कहां आती है, गड़बड़ ये है कि ये पहला वाला गोला है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला। तीसरे वाले गोले में तीनों आवेश आएंगे, दूसरे वाले गोले में पहला और दूसरा दोनों आएंगे, और पहले वाले में केवल पहला आएगा। तो पहले वाले में आवेश केवल एक Q आएगा, Q1 आएगा, दूसरे वाले में Q1 प्लस Q2 दोनों आएंगे, और तीसरे वाले में Q1 Q2 और क्या आएंगे, Q3 आएंगे। रेशियो निकाल के देख लेना, आपका आंसर आएगा 135। मैं कह रहा हूं तुम गलती करोगे ना तो 149 आंसर आ जाएगा, खाली Q समानुपाती ये कर दिया तो 149 जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला 104 के बाद 105 दर्पण नाभिक, मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई के अंदर आप देखते हो कि मिरर न्यूक्लियाई में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक्सचेंज होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मतलब है कि एक में 7 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन है, तो दूसरे में 8 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये कह रहा है कि किसे अनाश्रित कहा जाता है, कि देखो बंधन ऊर्जाएं लगभग समान है, तो न्यूक्लियनों के मध्य दूरी लगभग सेम रहेगी, चक्रण भी उनका क्या होगा, सेम। केवल और केवल किस पर अनाश्रित रहेगा, आवेश जो है वो चार्ज पर जो है वो अनाश्रित रहेगा। चलिए 105 के बाद में अब 106 की बात करूं तो 106, 107 कुछ क्वेश्चन आपको जयपाल सर करवा देंगे।
वैसे सर 106 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री का ही है, बट आपने दे दिया। तो क्वेश्चन है, मरोड़ जो अपने पेट में जो मरोड़े आती है वो किस लिए आती है? तो इसमें दिया हुआ विटामिन पाइरिडॉक्सिन, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे हिसाब से जो पाइरिडॉक्सिन है वो B6 का नाम है, पाइरिडॉक्सिन। और इसके साथ में अगर B12 होता तो वो भी इसका सही होता। तो पाइरिडॉक्सिन जो होता है वो विटामिन सी का होता है। इसके बाद ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब हम सीधा चलेंगे 112 के ऊपर, हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ये हमारा ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड का PYQ है, एकदम डिटो क्वेश्चन वापस आया, सेम ऑप्शन सेम, मतलब अब यहाँ इसने साथ में ऐड किया लीवर को, किडनी को, ब्रेन को। वहां उसने सीधा पूछा था कि विल्सन रोग किस एलिमेंट की कमी के कारण होता है? तो जो विल्सन रोग होता है वो हमारी लीवर के अंदर, ब्रेन के अंदर और यकृत के अंदर बोरोन के, मतलब बोरोन का एक्यूमुलेशन होने से इसकी होती है। मतलब बोरेन का हमारे अंदर जो ये सॉरी कॉपर कॉपर का हमारे लीवर के अंदर, ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाता है, तब ये विल्सन रोग होता है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड का PYQ है, सेम डिटो क्वेश्चन है। उसके बाद में अपना बायोलॉजी का अगला क्वेश्चन हो जाएगा 121 आई थिंक। अगला क्वेश्चन है 121। ये क्वेश्चन PYQ है RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का, जो 2020 के अंदर एग्जाम हुआ था। वहां मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था, मुझे इसलिए याद रह गया। तो इसके वहां उसने पूछ रखा था कि हेक्सोकाइनेज के लिए कौन सा एलिमेंट आवश्यक होता है। अब यहाँ उसने थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया, उसने पूछा है कि फॉस्फेट स्थानांतरण में ATP का उपयोग करते हैं। मतलब हेक्सोकाइनेज का मतलब ये होता है कि ATP को लेके फॉस्फेट को ऐड करना। थोड़ा सा इसने क्वेश्चन को घुमाया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। तो आपके इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। उसके बाद ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। उसके बाद बायो का 1 या 2 क्वेश्चन शायद है। हाँ, तो वो पूरा कर देते हैं। कितने नंबर क्वेश्चन है बायोलॉजी का? ये क्वेश्चन एक वापस आया। ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे टफ लग रहा था, लेकिन इसमें एक ये तो सीधा इसमें सोल्व हो रहा था। जो सेकेरिन होती है वो एक आर्टिफिशियल शुगर होती है, लेकिन उसके बाद दूसरे वाले ऑप्शन थोड़े ये कंफ्यूजिंग थे। तो फिर मैंने इसको जब चेक किया तो इसका जो राइट आंसर हो रहा है वो आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही हो जाएगा। मतलब जो टेट्रासाइक्लिन होता है वो आपके इधर ये एंटीसेप्टिक होता है, इसकी हिंदी की तुलना में इसको आप इंग्लिश देखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन, बाकी पूरी होगी ना? ठीक है, अब चलिए आगे। केमिस्ट्री के मैं करवा देता हूँ। केमिस्ट्री के जो सवाल है उस पर अपन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद आपके टीचिंग मेथड के सवाल है। तो 130 की बात करें तो 130 में क्या है, एक सेल दिया हुआ है, सेल के लिए E0 दे रखा है, और आपको सेल के लिए क्या पूछा है, EMF का मान पूछा है। तो EMF के मान की बात करें तो इसका ज्ञात कर लेना। तो हमने कहा कितना आ जाएगा, 0.175 क्या आएगा, वोल्ट आएगा। ग्लूकोज का एपीमर, क्वेश्चन नंबर 180, ग्लूकोज का एपीमर जो है वो क्या कहलाता है, 128 की बात करें तो 128 की बात करें तो ग्लूकोज का एपीमर कौन आता है, हमने कहा कौन आता है, मेनोज आता है। उसके बाद आता है 127, स्पेक्ट्रोग्राफी से क्वेश्चन आते हैं यहां से। तो हमने कहा यहाँ क्या आएगा, 343, हमने कहा MU आएगा। 126 की बात करें, 126 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या जाएगा, 2.0 क्या जाएगा, बार जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का अलग अलग करवा दूंगा सारे, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, इसलिए आंसर की अपन जल्दी जल्दी कर रहे हैं यहाँ पे कि इस अभिक्रिया के अंदर 125 में मध्यवर्ती की क्या करनी है, पहचान करनी है। तो मध्यवर्ती की पहचान हमारे क्या जाएगा, हमने कहा थर्ड ऑप्शन जाएगा। 125 के बाद में 124, एक्टिनोइड श्रेणी में एक्टिनोइड आकुंचन एक तत्व से दूसरे तत्व की और उत्तरोत्तर जो है वो हमने कहा क्या होता है, बढ़ता है, बिल्कुल सही है। 5f इलेक्ट्रॉनों द्वारा दुर्बल परिरक्षण के कारण आता है, लेंथेनाइड 4f के कारण आता है, एक्टिनाइड 5f के कारण आता है। तो दोनों कथन का हमका सत्य भी है, स्पष्टीकरण भी आ रहा है। 123, अनुचुंबकीय अणुओं का युग्म जो है वो क्या है, तो O2 जो है अनुचुंबकीय है, B2B क्या आएगा, अनुचुंबकीय। MOT से आप कर सकते हो इसको सॉल्व। 122, निम्नलिखित में से जल तेल इमल्सन के लिए प्रमुख पाइसी कर्मक जो होता है वो हमने कहा कौन आता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या आएगा, काजल आएगा, हमने कहा। चलिए, समस्त एंजाइम जो फॉस्फेट स्थानांतरण, चलो ये बायो का क्वेश्चन है, मैग्नीशियम जाएगा, इसका आंसर हो गया होगा आपके। चलिए, अगर अपन बात करें निम्नलिखित में से कौन से क्रिस्टलीय ठोस के अभिलाक्षणिक गुण जो है, तो क्रिस्टलीय ठोसों में आप जानते हो निश्चित ज्यामिति पाई जाती है, इसलिए तो उनको क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। समदेशिकता नहीं है, विषम देशिकता पाई जाती है, तीव्र गलनांक होता है, और हमने कहा दीर्घ परासी व्यवस्था जो है वो पाई जाती है। 120 के बाद अगर अपन बात करें उप सहसंयोजक यौगिकों के लिए कौन सा कथन जो है वो हमने कहा सही है, तो 119 की अगर बात करें तो पहला, तीसरा और क्या जाएगा, चौथा जाएगा। चलिए,
बात करते हैं अगला 118 अवाष्पशील वैद्युत अनुघट्ट के लिए विलेय को बेंजीन में घोला जाता है तो बेंजीन के क्वथनांक में इतने की वृद्धि हो जाती है। तो 118 की बात करें तो हमने कहा क्या जाएगा 79 पॉइंट क्या जाएगा 68 जाएगा। अगला देखो 117 अंतरा हेलोजन यौगिकों के लिए कौन सा कथन जो है वो असत्य है। 117 की बात करें तो कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो ये हमने कहा कि सारे के सारे अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, ये कथन हमारा गलत है। चलो बात करते हैं आगे ए बी सी डी की SN1 अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता का क्रम 116 का हमने कहा क्या जाएगा सेकंड नंबर ए के बाद बी के बाद सी के बाद क्या जाएगा डी। 116 हमारा हो गया। चलिए हम 118 117 नहीं हुआ था 117 हो गया, 116 भी हो गया। 115 की बात करें तो 115 में गलत कथन जो है उसका क्या करना है चुनाव करना है। VCO5 में V शून्य संयोजी अवस्था में है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और यह मोनोमेमेरिक। देखो V की संयोजकता कार्बोनिल यौगिकों में 0 आ सकती है, ये बात सही है हमारी, लेकिन हमने कहा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और बाकी वाली कंडीशन के लिए गलत हो जाएगा। धातु ऑक्साइड 1500 डिग्री सेल्सियस से नीचे थर्माइट अभिक्रिया में एल्यूमिनियम द्वारा अपचयित नहीं होता है। 114 नंबर क्वेश्चन। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करेंगे। हाइड्राइडों के क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है तो हमने कहा क्या जाएगा, हमने कहा बढ़ता हुआ क्रम हमारा SiH4 H2S NH3 और क्या जाएगा HF जाएगा। चलिए 112 हो चुका है हमारा और संकुल आयन में त्रिविम समावयवों की संख्या बतानी है। त्रिविम समावयों की संख्या यहाँ पे कितनी आएगी 2 जाएगी, सॉरी यहाँ पे कितनी जाएगी 3 जाएगी। चलिए अगला है VSC PRT से संबंधित क्या है कथन है। VSC PRT से संबंधित कथन जो है कि कौन सा कथन जो है इसकी अभिधारणा के अंदर सम्मिलित नहीं आता है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म स्पेस में उपस्थित उन स्थितियों में अवस्थित होने का प्रयास करते हैं जिसके फलस्वरूप उनके मध्य प्रतिकर्षण अधिकतम नहीं प्रतिकर्षण न्यूनतम हो। चलिए बात करते हैं आगे, हम बात करते हैं 109 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए आर्हेनियस समीकरण के लिए। चलो 109 की बात करें तो 109 का हमारा आंसर क्या जाएगा, पहला और दूसरा क्या है सही है, तीसरा वाला क्या आएगा हमारा गलत जाएगा। 108 का आंसर बता दीजिए फटाफट जल्दी से। 108 में के निम्नलिखित यौगिकों को उनके अवशोषण की तरंग संख्या के बढ़ते क्रम में क्या करना है व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर हमें नहीं मिला है भाई। चलिए हम बात करते हैं आगे, हम बात करते हैं 107 की। 107 की बहुलक दे रखे हैं और उसकी मोनोमर इकाइयां दे रखी है। तो देखो बेकेलाइट तो सिंपल है ना, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड जो है सेकंड का हमारा क्या जाएगा बी जाएगा। तो हमारा राइट आंसर यहां पर क्या जाएगा, हमने कहा फर्स्ट का क्या जाएगा डी जाएगा, सेकंड का बी जाएगा, थर्ड का हमारा ए जाएगा, फोर्थ का हमारा क्या जाएगा सी जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं 106 100 हो गया हमारे, ये फिजिक्स के सवाल थे, फिजिक्स के सवाल हमने कर लिए थे। उसके बाद अपन बात करते हैं सीधे, ये फिजिक्स के सवाल चल रहे हैं हमारे, ये हम पहले ही बता चुके हैं। चलो अब बात करते हैं, ये बायो के क्वेश्चन थे, बायो के क्वेश्चन भी हो गए थे। चलिए बायो के क्वेश्चन अपन ने कर चुके हैं। अच्छा ये फिजिक्स के सवाल जो है वो शुरू कर रहे हैं, चलो फिजिक्स के देख लेते हैं जल्दी से। 36 से शुरू होंगे हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन जो है। 36 की ही बात कर लेते हैं कि यहाँ क्या पूछा था, एक ब्लॉक क्षैतिज पर क्या है रखा गया है, ब्लॉक के मध्य घर्षक घर्षण गुणांक इतना है कि अभिलंब बल n का मान कितना है। क्योंकि देखो गति ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं हो रही है, इसका मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की तरफ से लगने वाले और नीचे की तरफ से लगने वाले बल क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो आप जानते हो कि 4 बराबर क्या लिखोगे mg प्लस क्या आ जाएगा n आ जाएगा, और mg प्लस n आ जाएगा तो 4 यहां कितना आ जाएगा 20 प्लस क्या आ जाएगा n। तो हमने कहा आंसर क्या आ जाएगा 16 न्यूटन आएगा हमारा। 36 के बाद 37 सिंपल है, विमा वाले के सवालों के ऊपर आधारित आया था। देखो 2 पाई की कोई विमा होगी नहीं हमारी क्योंकि 2 पाई नंबर है, 5 की विमा होगी नहीं। चलो अब देखो इसका स्क्वायर हटा दूं, इसका अंडर रूट हटाऊं तो टी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा ml³ अपॉन क्या आ जाएगा y। तो बोलो q बराबर क्या आ जाएगा टी स्क्वायर y अपॉन क्या आ जाएगा ml³। टी आता है, इसने बोला है तनाव है, टी क्या दिया है इसने एक छड़ का आवर्त काल है, तो टी तो क्या आ जाएगा सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। यंग का प्रत्यास्था गुणांक, यंग का प्रत्यास्था गुणांक क्या था प्रतिबल बट्टा विकृति, प्रतिबल
मतलब न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू एम, एम आ जाएगा किलोग्राम इंटू क्या आ जाएगा मीटर क्यूब। अब न्यूटन को खोल देना थोड़ा सा, किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड की पावर -2, तो आपको किसकी विमा मिल जाएगी, क्यू की विमा। और क्यू की विमा यहां जाएगी m0 l माइनस क्या जाएगी 4 जाएगी। चलो, एक ट्रांसफर, और ट्रांसफर में धारा और घेरों की संख्या में संबंध आपको पता होना चाहिए। आपको ई समानुपाती एन होता है, ये बात तो सही है। तो आप क्या लिखते हो, ES अपॉन EP बराबर NS अपॉन क्या आता है NP। ये तो विद्युत वाहक बल के लिए आता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। धारा के लिए पता है क्या आता है, NS अपॉन NP बराबर IP अपॉन IS आता है। व्युत्क्रमानुपाती है, द्वितीय कुंडली में घेरे, प्राथमिक कुंडली में धारा। तो यहां से सॉल्व करोगे तो आपके पास धारा का मान क्या आएगा, 5 एम्पियर आएगा। चलो, दो सर्वसम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्याएं समान है, इसमें पूछा है m का मान। तो देखो m का अनुपात आप कैसे ज्ञात करोगे, m बराबर क्या आता है, m बराबर v अपॉन u आता है। ठीक है, अब देखो दूरी पर रखे गए हैं, u का मान तो दे दिया है, v का मान ज्ञात करना पड़ेगा। v का मान कैसे आएगा, आपको वक्रता त्रिज्या दे रखी है 12, तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी 6। तो आप फॉर्मूला लगाओगे 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। दर्पण के लिए उत्तल अवतल दोनों, यू का मान दोनों के लिए 18 है, दोनों के लिए एफ का मान सेम है, लेकिन अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव लोगे और उत्तल दर्पण की पॉजिटिव लोगे, तो आपके पास में v का मान आएगा दोनों के लिए अलग अलग। और फिर आप m1 अपॉन m2 क्या कर दोगे, निकाल लोगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2:1 आएगा वहां पे। क्लियर। चलिए, 39 के बाद 40 आ रहा है, 40 के अंदर डायरेक्ट आंसर याद रखना कितना आएगा, 1.5 जाएगा आंसर। 41 संरक्षी, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यदि कोई बल यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है तो वह बल, बिल्कुल यांत्रिक ऊर्जा में अगर परिवर्तन हो गया तो ऊर्जा संरक्षण खत्म हो गया, तो असंरक्षी बल ही होगा, सही बात है। किसी संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य उस बल से जुड़ी स्थितिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। याद है, आप लिखते हो F बराबर क्या आता है, माइनस डेल्टा यू अपॉन क्या आता है, डेल्टा एक्स। ये संरक्षी बलों के लिए लागू होता है हमारा फॉर्मूला। तो हमने कहा कि पहला और दूसरा हमारा क्या होता है, दोनों ही कथन यहाँ पे क्या जाएंगे, हमने कहा सही जाएंगे। चलिए, ये तो आ गया हमारा। अच्छा, द्रव केशिका उत्थान, कैपिलरी। कैपिलरी के लिए आप फॉर्मूला पढ़ते हो, H बराबर क्या आता है, कैपिलरी के लिए फॉर्मूला H बराबर आता है 2t cos थीटा अपॉन रो g, और क्या आता है r। ओके, ये कह रहा है कि अपर्याप्त लंबाई की केशिका नली को किसी द्रव में डुबाया जाए तो द्रव बाहर नहीं निकलता, बिल्कुल सही थे, पृष्ठ तनाव के कारण नहीं निकलेगा। नवचंद्रक की त्रिज्या और केशिका नली में द्रव की ऊंचाई का गुणनफल हमेशा स्थिर रहता है। देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भरा है, R और H की बात करें ना, तो H और R दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं ना कि RH बराबर 2t cos थीटा अपॉन रो और g है। अब इन दोनों का गुणनफल हमेशा स्थिर रहता है, नहीं भाई, संपर्क कोण पर निर्भर करेगा, कॉन्टेक्ट एंगल पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, और कांटेक्ट एंगल का मान अलग अलग द्रव के लिए अलग अलग होता है, तो ये मान चेंज हो जाएगा। तो हमने कहा ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए, तो 42 का हमारा क्या जाएगा, हमने कहा कि कथन सत्य है, कारण क्या है, गलत हो जाएगा। चलिए, अगला है दो सदिशों की पूंछ जो है, तो हमने कहा एक कि उनके बीच का कोण 20 डिग्री से बढ़ा दिया जाए तो अदिश गुणनफल का परिमाण धनात्मक से ऋणात्मक में बदल जाता है। तो देखो, एक बार तो है cos थीटा, शुरुआत में मैं cos थीटा ले लूं, शुरुआत में मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, बाकी आप कर लेना। शुरुआत में cos थीटा है, बाद में थीटा का मान 20 डिग्री से बढ़ा दिया तो cos थीटा नहीं रह के माइनस cos थीटा में कन्वर्ट हो गया। तब हमने कहा यहां पर क्या आएगा, तो एंगल का मान यहां पर कितना आएगा, 80 डिग्री आएगा। चलिए, अगला सवाल बहुत सिंपल सा सवाल था, x का मान दिया है, कण द्वारा विराम में आने से पहले, विराम में आने से पहले का मतलब है वेग का मान क्या हो जाएगा, 0। तो पहले वेग ज्ञात कर दो, dx बाई dt से आप वेग ज्ञात कर लो, तो कितना आ जाएगा, 40 का तो 0 हो जाएगा, 12t का 12 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, -3t²। वेग का मान 0 करोगे तो t का मान आप निकाल दोगे, 2 सेकंड आ जाएगा, कि t का मान 2 सेकंड है, t का मान 2 रख देना यहाँ पे, तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, तो हमने कहा आंसर कितना आएगा, 16 मीटर आएगा। क्योंकि देखो x का मान रखो, t का मान 2 रखोगे तो 12 × 24 और माइनस कितना आ जाएगा, तो हमने कहा कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 8,
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 40 प्लस क्या आ जाएगा, तो हमने कहा 40 प्लस क्या आ जाएगा, 24, और माइनस क्या आ जाएगा, 8। तो 64 में से 8 गए तो हमने कहा कितना आएगा, 56 मीटर जो है वो आंसर जाएगा। सॉरी 16 मीटर नहीं जाएगा, 56 मीटर जाएगा, क्योंकि इसने बोला है रुकने से पहले, तो पहले v का मान 0 करो, तो t का मान क्या कर दिया, 2 आएगा। t का मान 2 आएगा, t का मान यहाँ x के अंदर पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 56 मीटर आएगा यहाँ पे आंसर। चलिए 44 के बाद अपन बात करते हैं 45 की। 45 में क्या जाएगा, एक m द्रव्यमान रखा गया है, ऐसे सवाल है, द्रव्यमान m एक समान गोलाकार कोश के अंदर रखा गया। पहली स्थिति में तो अंदर पड़ा है, गोलाकार कोश के द्रव्यमान m एक समान गोलाकार कोश के केंद्र पर रखा गया है, दूसरी बार भी केंद्र पर रखा गया है, तो दोनों ही स्थितियों में गुरुत्वाकर्षण बल का मान तो क्या रहेगा, 0, दोनों स्थितियों में। फिर द्रव्यमान m एक समान गोलाकार कोश के बाहर केंद्र से कितनी दूरी पर रखा गया है, स्मॉल r, और दूसरी सिचुएशन चौथी में रखा है 2r दूरी पर। दूरी बढ़ते ही गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमने कहा चौथी स्थिति के अंदर सबसे कम आएगा गुरुत्वाकर्षण बल, तो चौथी में कम, दो पहली और दूसरी में 0, और तीसरी में सबसे ज्यादा रहेगा क्योंकि दूरी सबसे कम है। तो देखो पहली और दूसरी में समान है, फिर थर्ड में नहीं, पहली और दूसरी में समान है, फिर चौथी पर आएगा, और फिर क्या आएगा, थर्ड पर जाएगा। तो हमने कहा यहां पर जाएगा 45। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले, इसमें देखो सम्मित आ जाएगा, इसको इसके ऊपर डाल देना, आंसर आएगा 8/3r आएगा आपका आंसर। चलिए 47 का आंसर आएगा 1 माइनस ka² आएगा। 48 की बात करूं तो 48 के अंदर देखो क्या आएगा आंसर, m2g बराबर 2ay, m1 प्लस क्या आ जाएगा, m2 आएगा। 49 की बात करें तो 49 का आएगा 1 न्यूटन आपका आंसर। 50 की बात करें तो 50 का आंसर जो आएगा 2/3 क्या आएगा, πr² आएगा। इसमें केवल इतनी सी हिंट याद रखना कि अगर छड़ के लिए है तो छड़ के लिए I बराबर कितना आता है, ml²/12 आता है। ओके, और छड़ को वलय में बदल दिया, यानी उस छड़ की लंबाई जो l है वो किसके बराबर हो गई, 2πr। तो r बराबर क्या आ जाएगा, l अपॉन क्या आएगा, 2π। और अब की बार अगर आप रिंग के लिए ज्ञात करोगे ना तो mr²/2 है, r का मान रख देना l/2π, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 50 के बाद हो गया हमारा। अब हमारे शुरुआत में थोड़े से एक केमिस्ट्री के क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं थोड़ा सा करवा देता हूं, ज्यादा नहीं है, थोड़े से हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन हमारे। 21 BF3, 21 के अंदर BF3 के अंदर 2p परमाणु संकरण में भाग लेते हैं, तो हमने कहा यहां आंसर क्या जाएगा, 2। कॉलम 1 हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया दे रखी है, अब कॉलम 2 में अभिक्रिया का क्या दे रखा है, प्रकार दे रखा है। तो अगर हम बात करें 22 to 22 का राइट आंसर क्या जाएगा, सेकंड। पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे का बी, चौथे का क्या जाएगा, सी जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखो, क्वांटम संख्या और कक्षक का मान दे रखा है, तो हमने कहा राइट आंसर देखो 2 और L का मान 1 आता है, L का मान 1 कब आता है, L का मान 0 आता है, S के लिए 2p, तो ये क्या आ जाएगा, 2p आ जाएगा, तो A का क्या आ जाएगा, सेकंड। चलिए 23 के बाद 24 IUPAC नाम पूछा है, और IUPAC नाम क्या आ जाएगा, 1 एथिल 4 आयोडो 3 नाइट्रोबेंजीन करके इसका नाम आ जाएगा। चलिए 25 की अगर बात करें तो 25 का आंसर नंबर हमारा क्या जाएगा, सेकंड। नोडों की संख्या पूछी है 3D कक्षक में तो 2 आएगा। 26 की बात करें तो 26 का आंसर क्या जाएगा हमारा, 26 की बात करें तो 26 का आंसर क्या जाएगा, सेकंड जाएगा हमारा। चलिए 27 के अंदर क्या जाएगा, तो 27 की अगर हम बात करें तो क्या दिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया दे रखी है, डेल्टा एच का मान नेगेटिव दे रखा है। तो डेल्टा एच का मान नेगेटिव का मतलब जानते हो, उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी में टेम्परेचर कम करो तो बढ़ेगी अभिक्रिया। चलिए तो हमने कहा कि ताप घटाने पर भूरे रंग की तीव्रता घटेगी, बिल्कुल सही बात है हमारी। तो 27 का आंसर हमारा क्या जाएगा, 2। ए, बी और सी तीनों के तीनों आंसर क्या है, सही है। 28 कार्बधनायन, कार्बधनायन की बात करें तो हमारा आंसर नंबर क्या जाएगा, यहाँ पे थर्ड जाएगा। 28 की बात करें तो 28 का हमारा क्या जाएगा, थर्ड। 29 के अंदर जल्दी से बता दो, एस तथा पी ब्लॉक के तत्वों को सम्मिलित रूप से निरूपक तत्व कहते हैं, नहीं, पी ब्लॉक के तत्वों को निरूपक तत्व कहा जाता है हमारा। तो 29 का हमारा आंसर क्या जाएगा, तो 29 का हमने कहा पहला और दूसरा क्या जाएगा, सही। 30 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बता दिए। 30 नंबर का देखो, कौन सी अभिक्रिया असमानुपात अभिक्रिया का जो है
असमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण है, प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, तो 30 का क्या जाएगा 1 जाएगा। 31 कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है, जो हकल के नियम का पालन नहीं करते हैं, तो हमने कहा क्या जाएगा 3rd। चलो दहन के पश्चात तो यहां पर क्या आएगा, 1 मोल CO2 के 1 मोल मेथेन की आवश्यकता होगी और 1 मोल का आएगा आंसर हमारा 3। चलिए 33 की अगर हम बात करें तो देखो, धनायन पर आवेश बढ़ने से आयनिक बंध में सहसंयोजी लक्षण के अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है। तो हमने कहा कथन 1 और कथन 2 ही क्या है, सत्य है। अम्लीय सामर्थ्य, सबसे सिंपल सवाल, सबसे ज्यादा HI की होगी, सबसे कम किसकी होगी, HF की होगी। 35 वह विधि जो ऐसे द्रवों के शोधन के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनके क्वथनांक अति उच्च होते हैं, जो अपने क्वथनांक या उससे भी कम ताप पर अपघटित हो जाते हैं। तो हमने कहा निम्न दाब पर क्या होता है, आसवन जो है वो आएगा। चलिए और कोई क्वेश्चन बचा था, 128 128 ये तो हो गया हमारा। चलिए तो ये हमारा था आंसर की, आपको बता देंगे डिटेल सॉल्यूशन 1-2 दिन के अंदर आपके सारे सब्जेक्ट का अलग अलग करके आ जाएगा। धन्यवाद भाई।